नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कानपुर से इस वक्त हम अपने खास पेशकश लेकर आपके बीच हैं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी संग्राम चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का रण अब होने वाला है। लेकिन सभी की निगाहें तीसरे, चौथे, 5वें चरण में जिस तरीके से तमाम फैक्टर्स हैं और समीकरण हैं उन पर लगी हुई है। कहीं पर चाचा भतीजे के बीच जंग है तो कहीं पर भतीजों की साख और चाचा की साख भी दांव पर है। चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा में अगर बात करें तो वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है और भतीजों को जिताने के लिए आपको बताएं कि चाचाओं ने भी ताल ठोक रखी है। चित्रकूट के मानिकपुर में सियासत का रंग बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, जहां 2 चाचा के कंधों पर अपने भतीजों को जिताने की जिम्मेदारी है और भतीजे अपने चाचा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मानिकपुर से बीजेपी अपना दल गठबंधन की ओर से अविनाश द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, तो समाजवादी पार्टी ने दस्यु सम्राट कहे जाने वाले ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वीर सिंह चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनको सियासत में लाने का श्रेय उनके चाचा बाल कुमार पटेल को जाता है। बाल कुमार 2007 में मिर्जापुर से सांसद भी रह चुके हैं। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी वीर सिंह पटेल जी को जिताने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और जीतेगी भी समाजवादी पार्टी। पहली बार मानिकपुर में इतिहास टूटने का काम होगा। चाचा बाल कुमार गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, तो भतीजे को उम्मीद है कि उनके चाचा की साख और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता उनका साथ देगी। उनका प्रचार समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और असर पड़ेगा। वो क्षेत्र में रहेंगे, वो रहे हैं, वो लोकसभा लड़े हैं यहाँ पे 2014 में, तो उनका असर तो है ही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ जनता एकदम देख रही है। जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट करना है और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट करने जा रही है। तो उधर बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार अविनाश द्विवेदी को भी जिताने की पूरी जिम्मेदारी उनके चाचा रमेश चंद्र द्विवेदी के कंधों पर है। रमेश द्विवेदी भी बांदा चित्रकूट के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अपने भतीजे के लिए रमेश द्विवेदी एक बार फिर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। घर घर जाकर के हम चुनाव के पहले पूरा जागृत कर देंगे, समझा देंगे और वो सब समझ जाएंगे कि कब प्लेट ही पर इसको मतदान करना है। चाचा की बदौलत अविनाश चुनावी समर में उतर गए हैं और जिताने के लिए इलाके से बदमाशों के सफाई को अपना चुनावी एजेंडा बनाए हुए हैं। विकास मंडल सड़क बनावे, बदमाशों का उन्मूलन करूंगा मैं पहला काम। बदमाश तो समाप्त हो गया। बदमाश बहुत है अब जो है 24 घंटा करें, गुंडा राज खत्म करूंगा। कुछ नहीं, कितने आदमी के घर गिरवा दिए थे, यही घर फिर से गिरी गुंडन के। चित्रकूट में कभी ददुआ का इस कदर आतंक था कि उसके इशारे पर चुनाव जीते जाते थे, लेकिन 15 साल पहले ददुआ एक एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद ददुआ का परिवार सियासत में उतर गया और वहीं जिले का नाम चित्रकूट करने में रमेश चंद्र द्विवेदी की अहम भूमिका रही। इन्होंने ही जो बसपा सरकार में चित्रकूट को जिले का दर्जा मिला था, तो पहले नाम था छत्रपति साहू जी महाराज, तो रमेश चंद्र द्विवेदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय कल्याण सिंह से कह करके जिले का नाम चित्रकूट करवाया था। और बाल कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो खुल करके ददुआ के मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा भाई ने समाज में गरीबों के लिए काम किया है और आपराधिक इतिहास भले ही रहा, लेकिन उन्होंने इस चीज को, चाहे कबराहा में मंदिर निर्माण का मामला रहा हो, तो वो अपने भतीजे की पैरोकारी के लिए मैदान में उतर आए हैं। 5वें चरण में 27 फरवरी को मानिकपुर में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कौन सा चाचा अपने भतीजे की चुनावी नैया पार लगाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट। तो जब बात चुनाव की हो रही है तो चाचा और भतीजों की भी बात हो रही है और चाचा से सियासत शुरू होती है, भतीजों की बस सियासत होती है। चुनावी दंगल में चाचा भी ताल ठोकते हैं, भतीजे भी ताल ठोकते हैं। लेकिन चित्रकूट में आपको बता दें कि 2 भतीजों ने जिस तरीके से चाचा के लिए वहां पर
फील्ड जमाना शुरू किया है। वहीं लखीमपुर सदर की अगर बात करें तो वहां पर भी चाचा और भतीजे के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी कि आमने सामने की जो लड़ाई है उसमें वाकई ऐसा दिलचस्प मुकाबला लखीमपुर सदर में है कि जिसको लगातार लोग जहन में रख करके चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चाचा और भतीजे की लड़ाई बहुत अलग और दिलचस्प है। लखीमपुर सदर के चुनावी समर में पारिवारिक रिश्ते एक बार फिर दरकते नजर आ रहे हैं। अपनों के बीच ही सियासी तलवार खिंच गई है। लखीमपुर में इस बार भी चाचा और भतीजे के बीच आमने सामने की टक्कर दिख रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक योगेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। योगेश वर्मा ने 2017 में अपने भतीजे उत्कर्ष वर्मा को धूल चटाई थी। उस दौरान उत्कर्ष सिटिंग विधायक होते थे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में बने माहौल के चलते योगेश वर्मा आसानी से चुनाव जीत गए थे। ऐसे में इस बार उत्कर्ष अपने चाचा से पिछली हार का हिसाब चुकता करना चाहते हैं, जो इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है और उनकी विचारधारा जो है उससे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है और चुनाव मुद्दों पे होता है, जनता की सेवा के लिए होता है। देखिए, चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और हम लोग अच्छी वोट से जीतने जा रहे हैं। पिछली बार योगेश वर्मा ने अपने भतीजे को 37,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ये जो सरकार का जो नीतियां थी, इसकी वजह से जो लोग हैं, किसान बहुत परेशान हो गया, मजदूर बहुत परेशान हो गया। खुले सांड घूम रहे हैं, खुली थार घूम रही है, तो इस वजह से जो किसान मजदूर जो है, अदर कास्टें भी जो साथ में जो आ रही हैं और भी व्यापारी वर्ग भी इससे बहुत परेशान रहा। लखीमपुर की जनता ये चाह रही है कि वो वोट करेगी विकास पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, जाति पे, रिलेशन पे नहीं वोट करेगी। बीजेपी में छिड़े संग्राम के बीच बीएसपी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है, जिससे लखीमपुर सदर का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर। तो बात जब उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल की हो रही है, तो इस बीच में रिश्तों की डोर किस तरीके से है कि कहीं चाचा तो कहीं भतीजा। लेकिन इस एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो वहीं अगर हरदोई की बात करें तो एक ही जिले में 2 सीटों पर चाचा और भतीजे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि दोनों मौजूदा विधायक भी हैं। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प है और चाचा और भतीजे दोनों चुनावी जंग में बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार कर ताल ठोक रहे हैं। यूपी की रणभूमि में चाचा भतीजे की जोड़ी खूब नजर आ रही है। कहीं चाचा भतीजा आमने सामने हैं, तो हरदोई में चाचा और भतीजा अलग अलग विधानसभा सीटों से दम ठोक रहे हैं। भले ही बीजेपी परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाती आई हो, लेकिन हरदोई में बीजेपी भी परिवारवाद को आगे बढ़ाती दिख रही है। हालांकि इसकी शुरुआत बीजेपी 2017 में ही कर चुकी थी। बीजेपी ने सांडी विधानसभा से मौजूदा विधायक प्रभास कुमार को, बालामऊ विधानसभा से चाचा राजपाल वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हम लोगों ने चहुमुखी विकास करने का काम किया है। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग, हर क्षेत्र, बिना किसी जात पात भेदभाव पारदर्शिता के साथ काम कराने के किया। मैं प्रदेश नेतृत्व तो केंद्र दोनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक ही परिवार में दोनों टिकट देने का काम किया। प्रभास कुमार ने 2017 में कांग्रेस उम्मीदवार को धूल चटाई थी, लेकिन बालामऊ में रामपाल वर्मा ने बीएसपी उम्मीदवार को हराया था। ऐसे में इस बार भी प्रभास कुमार को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर जनता उनका साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की बात करती है। जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को हटा के सिर्फ विकास की बात करती है। विकास लक्ष्य है, विकास संकल्प है और हम लोग निरंतर पार्टी की योजनाओं को लगातार क्षेत्र में आम जनमानस के पास, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवानों के पास ले जाने का काम करते हैं। हरदोई जिले में चौथे चरण
यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में चाचा भतीजे की जोड़ी कितना असर दिखाती है, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18, हरदोई। और अब बात कर रहे हैं एक ऐसी सीट की जिस पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से कब्जा है। यानी कि आप समझिए 3 दशक से वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ही जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सीट है, तो हम आपको इस सीट के बारे में भी बताते हैं और इस बार 2022 के सियासी दंगल में इस सीट पर कितना दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सीट है वाराणसी साउथ की, जिस पर 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत हासिल करते रहे हैं और करीब 3 दशक से विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को इस सीट पर रोका जा सके, लेकिन ये सपना कभी भी कामयाब 3 दशकों में नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार 2022 के दंगल में ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये जो जंग है 2022 की सीट पर, ये कॉलेज की, विश्वविद्यालय की जंग जो है, प्रतिद्वंदिता जो है वो विधानसभा तक चुनाव में आ चुकी है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा होने के नाते भी इस विधानसभा पर सबकी नजर टिकी हुई है। वाराणसी साउथ को बनारस का दिल कहा जाता है। इस विधानसभा में करीब 3 लाख मतदाता हैं। यहाँ हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। ब्राह्मण और व्यापारी वोटर्स हर बार निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, जबकि यहाँ दलित और अल्पसंख्यक मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस और एसपी के संयुक्त उम्मीदवार को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पिछली बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, 2 लड़कों की जोड़ी ने मिलकर के यहाँ के 3 बार के एमएलसी रहे, यहाँ के सांसद रहे, बहुत प्रभावशाली नेता को दक्षिणी में लड़ाया था। दोनों पार्टी ने मिलकर लड़ाया था। उसके बाद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही प्यार दिया और अच्छे मतों से प्यार दिया। लेकिन इस बार ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि छात्र राजनीति में उनके प्रतिद्वंदी रहे किशन दीक्षित को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचे हैं और दोनों ही पेशे से वकील हैं, जिसके चलते मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। आपने कॉरिडोर बनाया, हम विकास के सहमत है, लेकिन आपने कितने मंदिरों को तोड़ा, इसका हिसाब आप जनता को कब देंगे? आप जनता आज आपसे दक्षिणी विधानसभा में बार बार चिक चिक के पूछ रही है। यहाँ के वर्तमान विधायक कई गलियों में जा नहीं पा रहे हैं जहाँ पर मंदिरें तोड़ी गई हैं, जहाँ पे घर के अंदर के मंदिर को तोड़ा गया है। तो इसलिए जनता पूछ रही है कि वो मंदिर कहाँ गए। वाराणसी में सबसे आखिरी यानी 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी पीएम मोदी काशी में रोड शो कर सकते हैं। रोड शो का सबसे बड़ा रूह इसी साउथ विधानसभा में आता है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है। काशी की जनता तो उनसे स्पेशल आत्मभाव रखती है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी भी काशी के जनता के प्रति आत्मभाव रखते हैं, एक आत्मीय संबंध रखते हैं और मेरी काशी का भाव लेकर के काम करते हैं। कहीं भी चर्चा करना होता है तो कहते हैं मेरी काशी। तो जब वो मेरी काशी कहते हैं तो काशी के एक एक जनता के मन में वह मेरी काशी का भाव जब आता है, जब ही वो सुनता है काशी का एक एक व्यक्ति, तो उसके मन में एक उत्साह और उल्लास का वातावरण आ जाता है। नीलकंठ तिवारी योगी सरकार में धर्मार्थ कार्यों के राज्य मंत्री रहे हैं, जबकि किशन दीक्षित महामृत्युंजय मंदिर के महंत के बेटे हैं। यानी हिंदुत्व वोटर इस बार दुविधा में रहने वाले हैं। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो कानपुर से हम आपको लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, लाइव एंकरिंग आप देख रहे हैं कानपुर से, क्योंकि चुनावी दंगल में हर रंग अपना अलग है, दिलचस्प है। कहीं चाचा भतीजों के बीच की जंग है तो चाचा के लिए कहीं भतीजे दाव लगा रहे हैं। हर अपडेट न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर लगातार जारी है।